हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप क्लास को ध्यान से सुनते हैं और चीज़ों को याद करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आपको बहुत सारी नॉलेज जो है जानने को मिलेगा। साथ ही आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, इसलिए आधुनिक भारत का इतिहास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। इसलिए इस पोर्शन से हम लोग सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और डेली बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चा लोग, आज आपका पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक औपनिवेशिक भारत के उद्योगों के बारे में सही नहीं है। कौन सा एक है जो उद्योगों के बारे में सही नहीं है उपनिवेशिक भारत के। पहला है, जूट उद्योग लगभग संपूर्ण यूरोपियों के स्वामित्व में था। दूसरा कहना है, सूती वस्त्र उद्योग लगभग संपूर्ण भारतीयों के स्वामित्व में था। तीसरा कह रहा है, सूती वस्त्र उद्योग आम छोटा था। और चौथा कह रहा है, सूती वस्त्र का जो उद्योग है की वृद्धि सरकारी सहयोग का परिणाम था। आपको बताना है कौन सा है जो सही नहीं है। बहुत ही बेहतरीन है प्रश्न बच्चा लोग, ये ध्यान दीजिएगा। और कभी भी प्रश्नों को भारी भरकम देके घबराए मत कीजिए, बल्कि उसकी गूढ़ता को समझने का प्रयास कीजिए, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, कौन सा है जो सही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि सूती वस्त्र उद्योगों की वृद्धि सरकारी सहयोग का परिणाम नहीं था। सरकारी सहयोग बिल्कुल मिला ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज कभी चाहते ही नहीं थे कि यहाँ के उद्योग धंधे फले फूले आगे बढ़े। क्योंकि अगर वो बढ़ दे तो अंग्रेजों को नुकसान होता। वो अपने यहाँ का बना हुआ सस्ता माल यहाँ के मार्केट में कैसे बेचते। इसलिए सरकार ने कभी सहयोग नहीं किया। इसलिए आपका क्या हो गया, चौथा गलत है। पहला बिल्कुल सही है कि जूट उद्योग लगभग संपूर्ण यूरोपियों के स्वामित्व में था, सही है। और सूती वस्त्र जो उद्योग है वो भारतीयों के स्वामित्व में था, क्योंकि अंग्रेज इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें यहाँ सूती कॉटन का जो वस्त्र है वो बनाना नहीं था। वो तो कच्चा माल लेके जाते थे और ब्रिटेन से उद्योग धंधों में बना करके सस्ता माल ला के यहाँ के मार्केट में बांटते थे। तो सच है, यहाँ पे उनको सूती वस्त्र के उद्योग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और सूती वस्त्र उद्योग का आमाप यानी कि आकार छोटा हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे करके यूरोपीय माल मार्केट में पटने लगा था। वो सस्ता होता था, उसकी डिमांड ज़्यादा होती थी, लोग उसको ज़्यादा लेते थे। यहाँ के स्थानीय जो कारीगर होते थे वो हाथ से बुनाते थे, और हाथ से बनाने की वजह से वस्तुएं महंगी होती थी, वस्त्र महंगे होते थे, लोग कम खरीदते थे। धीरे धीरे करके ये मार्केट क्या हो गया, सिमटते सिमटते एक तरीके से कहिए ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। तो बिल्कुल सही है बच्चा लोग, आपका चौथा सही नहीं है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग इकोनॉमी में भी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए ये कितना आसान है। क्वेश्चन है, चिर अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त को अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया, क्योंकि क्या रीज़न है कि जो चिर अस्थायी बंदोबस्त है या अस्थायी बंदोबस्त है, इसको अन्य प्रदेशों में बहुत कम जो है लागू किया गया। पहला है, 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई, जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि चिरस्थायी बंदोबस्त में राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं थी। दूसरा, रिकार्डो के के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा। और तीसरा, राज्य को रैयत से सीधे बंदोबस्त करना कदोचित प्रतीत हुआ। और नेक्स्ट कह रहा है कि उपरोक्त में से सभी। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही है, कि क्यों आखिर बाकी क्षेत्रों में चिरस्थायी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त या कहिए कि इस्तेमारी बंदोबस्त या इसी को जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, ये लागू नहीं हो पाया था। निश्चित तौर पे बच्चा लोग ये सारे रीज़न जिम्मेदार हैं इसके लिए। पहला तो बिल्कुल ही सही है कि 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि तो हुई, लेकिन फसल जो मूल्य है वो भी बढ़ा, और इसका जो सरकार थी उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जो दरें थी वो नियत कर दी गई थी और हमेशा उतना ही देना था, तो सरकार को फ़ायदा नहीं हुआ। सही बात है। दूसरा कह रहा है, रिकार्डो के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा, यानी कि जो इन्होंने नीतियाँ बनाई थी इससे अंग्रेजों के ऊपर प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनको कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, बल्कि फ़ायदा कौन ले रहे हैं, ज़मींदार ले रहे हैं। जितना उत्पादन बढ़ रहा है वो अपने पास रख रहे हैं, और अंग्रेजों को जो निश्चित भाग था वही दिए जा रहे हैं। तो इससे आपका दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, और तीसरा भी सही है कि राज्य को रैयत से सीधे बंदोबस्त करना कालोचित, यानी कि आगे चल करके उचित प्रतीत हुआ। आगे के काल में उनको उचित लगा कि अब सीधे हमें रैयतों से ही बंदोबस्त पे बात करना चाहिए। तो इस तरह से आप देखिए तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। चौथा आपका क्या हो गया, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये भी बहुत ही बढ़िया है। निम्नलिखित कथनों में से औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश कंपनियों द्वारा रेलवे के निर्माण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहला है, भारत सरकार द्वारा कंपनियों को उनके निवेश पर 5% का प्रतिलाभ प्रत्याभूत किया गया। क्या भारत सरकार द्वारा कंपनियों को उनका जो निवेश कर रहे हैं उस पर उन्हें 5% का लाभ देने का वादा किया गया। दूसरा, रेलवे का प्रबंधन प्रमुखतः सरकार द्वारा किया जा रहा था। क्या ये बात सही है। तीसरा, अधिमानी माल भाड़े की कोई पद्धति नहीं थी। क्या माल जो होता था उसके भाड़े का कोई पद्धति नहीं था। और चौथा, कंपनी को सरकार से भूमि निःशुल्क मिलती थी। आप बताइए, ए में है पहला तीसरा, बी में है दूसरा तीसरा, सी में है चौथा और डी में है दूसरा तीसरा चौथा। अब आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ये बात भी ध्यान दीजिएगा कि कंपनी द्वारा रेलवे के निर्माण से संबंधित कौन सी बात है जो कि सत्य नहीं है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही नहीं है। तो आपका दूसरा और तीसरा जो है ये सही नहीं है। क्यों नहीं है। तो दूसरा जो कह रहा है ना कि रेलवे का प्रबंधन प्रमुखतः सरकार देख रही थी, नहीं, प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा देख रही थी। टोटल उस समय 33 कंपनी थी, जिसमें से 24 जो कंपनियां हैं वो आपकी निजी हैं यानी कि प्राइवेट है। और इसके अलावा 5 जो कंपनियां थी वो गवर्नमेंट की थी। और बची हुई जो 4 कंपनियां थी वो देसी रियासतों की थी। देसी रियासतों की टोटल 33 कंपनी वर्क कर रही है, जिसमें आप देख रहे हैं 24 प्राइवेट हैं। तो सरकार के अंडर में कहाँ आई, सरकार ने उनके हाथ में दे दिया और कहाँ नुकसान होगा तो 5% मुनाफे के साथ आपको रिटर्न करेंगे। तो देखिए दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि माल भाड़े की कोई पद्धति नहीं थी। ऐसा नहीं है, माल भाड़े की पद्धति थी, इसलिए गलत हो गया। पहला बिल्कुल सही है कि 5% का वो लाभ देते और कंपनियों को सरकार भूमि भी निःशुल्क ही देने वाली थी। तो पहला चौथा सही है, दूसरा तीसरा सही नहीं है। और सही नहीं पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, ये आपके लिए आसान होगा, पढ़ चुके हैं आप लोग इकोनॉमी में भी। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। इसमें से कौन सी है जो अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। चलिए, आपके इकोनॉमी का भी हो गया और हिस्ट्री का भी। पहला ऑप्शन है, अस्थाई बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदारों में निहित किया। क्या ये बात सत्य है। दूसरा कह रहा है, अस्थाई बंदोबस्त में कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। तीसरा कह रहा है, अस्थाई बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाल दिया गया। और चौथा कह रहा है, अस्थाई बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई। अब आपको बताना है बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। और ये भी अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है, उम्मीद करेंगे आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आपका दूसरा सही नहीं है। कह रहा, अस्थाई बंदोबस्त में कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा गया नहीं। कृषकों के किसी भी चीज़ को ध्यान नहीं रखा गया, उनका कोई अधिकार कोई स्वामित्व इससे सुरक्षित नहीं रहा। पहला तो बिल्कुल ही सही है, जमींदारों में निहित था इसका अधिकार। और ये भी सही है कि आपका अस्थाई बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी जो निर्धारण है उसका भार कृषकों पर ही डाल दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जबरदन वसूला जाता था और बिचौली अपने पास रख देते थे और अंग्रेजों के पास निश्चित अमाउंट जाता था। और चौथा भी सही है कि इसके अधीन जो भूमि का स्वामित्व होता था, भूमि के वास्तविक कृषकों की जो दशा है वो क्या हो गई, धीरे धीरे उनकी दशा में गिरावट आई, क्योंकि उनसे ज़्यादा मालगुजारी वसूल कर लिया जाता था और बिचौली और ज़मींदार उसको अपने पास रख लेते थे। तो बच्चा लोग आपका कौन सा सही नहीं है, ध्यान देंगे, दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी बेहतरीन है। रैयतवाड़ी प्रणाली से बता रहा है आपको कि कौन सा है जो सही नहीं है रैयतवाड़ी के बारे में। पहला है, यह थॉमस मुनरो की उद्भावना थी। क्या ये थॉमस मुनरो द्वारा लाया गया। दूसरा, इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था। क्या इसका उद्देश्य था कि जो मीडिएटर होते हैं उनको कम कर दिया जाए। तीसरा, इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। क्या ये बात सही है कि एट लास्ट रैयतवाड़ी बंदोबस्त से भी कृषकों को कंगाली ही मिली। और चौथा कह रहा है, इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया। क्या ये बात सही है कि इसको मद्रास और बंगाल के प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया। बहुत आसान है बच्चा लोग, इकोनॉमी में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कि किसने लागू किया, कहाँ लागू किया, कितने प्रतिशत भूमि पे लागू था, एट लास्ट उसका निर्णायक मतलब रिजल्ट क्या आया।
तो निश्चित तौर बच्चा लोग हिस्ट्री भले ना पढ़ाया हो, लेकिन इकोनॉमी में आपको ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, तो आप लोगों को पता है कि क्या है जो सही नहीं है। निश्चित ही सभी को पता है कि चौथा सही नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये मद्रास, बंगाल नहीं बल्कि बम्बई और इसके अलावा असम के कुछ क्षेत्रों में भी ये लागू था। याद रखिएगा, कुछ क्षेत्रों में, लेकिन असम में भी लागू था। और बाकी मद्रास और मुंबई की तो पूरी की पूरी प्रेसिडेंसी में ही भूमि बंदोबस्त लागू था। अगर याद है तो बताइएगा, ये जो व्यवस्था है रैयतवाड़ी, ये टोटल भूमि के कितने परसेंटेज ज़मीन पे लागू था। आप लोगों को मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर करवा दिया था, निश्चित तौर पे याद होगा आप लोगों को। फटाफट कमेंट कीजिएगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त 100% लैंड में से कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भूमि पे लागू था। तो आपका चौथा सही नहीं बचा लोग। पहले तो बिल्कुल ही सही है कि थॉमस मुनरो की, और दूसरा भी सही है कि इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना, और तीसरा भी सही है कि इसमें भी कृषक धीरे धीरे क्या हुए, कंगाली हुए, क्योंकि इसमें भी भ्रष्टाचार बढ़ा। और आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है। और आपका ये कितना परसेंट भूमि पे लागू था, निश्चित तौर पे बच्चा लोग 51%, इसमें कोई डाउट ही नहीं आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ये बताना है कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। पहला है, ब्रिटिश की मौजूदगी से देसी पूंजीवाद में अवरोध आया। क्या ये बात सही है? दूसरा कह रहा है, आबद्धता से देसी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला। आबद्धता का मतलब होता है कि देसी जो उद्योग धंधे हैं उसमें इंटरेस्ट ना लेना। तीसरा कह रहा है, पूर्वी भारत में स्वायत्त सामूहिक एकाधिकार सबसे पहले आया तथा सर्वाधिक सुदृढ़ बना रहा। और चौथा कह रहा, रेलवे के निर्माण से पहले बॉम्बे के भीतर प्रदेश में प्रवेश करना कठिन था। कौन सा है जो सत्य नहीं है बच्चा लोग, ये आपको बताना है। और आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है, उम्मीद करेंगे कि आप लोग बता पाएंगे कि कौन सा है जो सही नहीं है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इससे बिल्कुल घबराना नहीं है, बल्कि इनको तो ज़रूर देखना है कि क्या कह रहे हैं ये। तो दूसरा सही नहीं है। आबद्धता यानी कि अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो कैसे देसी पूंजीवाद को सक्रिय रूप में बढ़ावा मिलेगा। निश्चित तौर पे इंटरेस्ट जब आप किसी काम में दिखाएंगे तभी वो बढ़ेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। जैसे अगर आप क्लास में इंटरेस्ट लेंगे तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्लास नहीं देखते हैं, तो ये चीज़ें कभी याद नहीं होंगी। बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए, आपका दूसरा सही नहीं है, बाकी सही है। ब्रिटिश की मौजूदगी से देसी पूंजीवाद में अवरोध आया, यानी कि इनके आने से यहाँ के लोगों की जो पूंजी थी वो धीरे धीरे घट गई। और पूर्वी भारत में स्वायत्त सामूहिक एकाधिकार सबसे पहले आया तथा सर्वाधिक सुदृढ़ बना रहा, ये भी सही है। और आपका रेलवे के निर्माण के पहले मुंबई के दुर्गम क्षेत्रों में जाना बहुत मुश्किल होता था, इसीलिए तो इसको बनाया गया कि इन क्षेत्रों से कच्चा माल बंदरगाहों पे और बंदरगाहों से बना हुआ माल भीतरी क्षेत्रों में ले जाया जा सके। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, पट्टेदारी पद्धति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही नहीं है। अब आपको बताना है पट्टेदारी के बारे में क्या सही नहीं है। पहला है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पट्टेदारी पद्धति की 3 श्रेणियों अर्थात जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी आरंभ की गई। दूसरा कह रहा है, जमींदारी व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति अथवा अधिक से अधिक कुछ संयुक्त मालिकों द्वारा भूमि का अधिकार रखा जाता था, जो भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते थे। तीसरा कह रहा है, महालवाड़ी व्यवस्था में कृषि भूमि सरकार की होती थी। चौथा कह रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में व्यक्तिगत धारकों के पास भूमि का अस्थायी अधिकार होता था और वह भू राजस्व के भुगतान के लिए सीधे उत्तरदायी थे। अब आपको बताना बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही नहीं है। और ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं, आपका पढ़ा हुआ है, ये सारे बंदोबस्त पढ़ चुके हैं इकोनॉमी में। तो निश्चित ही पता है कि महालवाड़ी व्यवस्था में कृषकों का भूमि पर अधिकार होता था, सरकार का नहीं। ये पूरे महाल की भूमि होती थी और महाल का मुखिया ही कृषकों को का जो टैक्स होता था इकट्ठा करके निर्धारित टैक्स अंग्रेजों को दे देता था। तो अंग्रेजों का या सरकार का इस पे अधिकार नहीं होता था, इसलिए तीसरा गलत है।
पहला तो बिल्कुल ही सही है कि यहाँ पे 3 तरह की पट्टेदारी व्यवस्था इन्होंने पूरे भारत में लागू की थी, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा भी बिल्कुल सही है कि ज़मींदारी व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति का या एक से अधिक व्यक्ति बिचौलिए वगैरह मिला करके जो एक समूह बन जाता था, वो लोग क्या करते थे, भुगतान के लिए उत्तरदायी होते थे। और चौथा भी सही है कि इसमें कृषकों को ही डायरेक्ट अधिकार दे दिया जाता था और वही क्या करते थे, भुगतान का सीधे उत्तरदायी होते थे टैक्स पे करने के लिए। तो इस तरह से बच्चा लोग तीसरा सही नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। अब देखिए कथन कारण का क्वेश्चन आ गया। कथन है, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल के परे किसी अन्य क्षेत्र में बिरले ही बढ़ाया गया। कारण कह रहा है 1810 के बाद कृषि संबंधी कीमतों में गिरावट आ गई, जिससे बंगाल के जमींदारों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब देखिए, अब आपको बताना है क्या ये बातें सही हैं, क्या दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी, या दोनों बातें सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं, या कथन सही है कारण गलत है, या कथन गलत है और कारण सही है। बताएंगे बच्चा लोग, बेहतरीन प्रश्न है और उम्मीद है कि आप इसका उत्तर देने में बिल्कुल सक्षम हैं, क्योंकि आपको पता है कि कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। यानी कि अस्थाई बंदोबस्त बंगाल के परे किसी अन्य क्षेत्र में बिरले ही बढ़ाया गया। रीज़न क्या है आप सभी को पता है। और कारण कह रहा है कि 1810 के बाद कृषि संबंधी कीमतों में गिरावट थोड़ी आई बल्कि बढ़ोतरी हुई। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही, डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कीमतें बढ़ेंगी, और कीमतें बढ़ेंगी तो अंग्रेज़ों का नुकसान भले हो लेकिन ज़मींदारों की आय में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इनका आय तो बढ़ेगा। तो इसलिए आपका क्या हो गया, कारण गलत हो गया, क्योंकि ज़मींदारों को तो हमेशा ही लाभ रहा। नुकसान किन ज़मींदारों का हुआ, वे ज़मींदार जो सीधे थे, जो टैक्स को जबरन वसूल करके टाइम से नहीं जमा कर पाते थे, ऐसे ज़मींदारों की ज़मींदारी नीलाम हुई। और वे ज़मींदार जो क्रूर थे, स्वार्थी थे, जो जनता को मार पीट करके जबरन ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल लेते थे, वो तो ले जाकर निश्चित टाइम पे जमा कर देते थे। तो इसलिए बच्चा लोग, ज़मींदार जो हैं ये क्या है, बहुत ही मैक्सिमम ज़मींदार बहुत क्रूर थे। नेक्स्ट देखिए, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त से क्या पुनर्स्थापित हुआ। जब 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ तो क्या हुआ। पहला कह रहा है किसानों के अधिकार, क्या ये किसानों के अधिकार से जुड़ा हुआ है अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा कह रहा है भूमि पर जमींदारों की बुर्जुआ संपत्ति के अधिकार। तीसरा कह रहा है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जहाज रानी का अधिकार। और चौथा कह रहा है महिलाओं को संपत्ति अधिकार रखने का अधिकार। कितना आसान है आप लोगों के लिए। आप सभी को पता है कि अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ है। निश्चित है ये ना तो महिलाओं से जुड़ा है, ना तो ये कोई जहाज है, ना किसानों का अधिकार है, बल्कि भूमि पर जमींदारों की बुर्जुआ संपत्ति का अधिकार। यानी कि जो परंपरा तरीके से चली आ रही थी, धनाढ़ लोगों का वर्चस्व, उसी को इसके तहत कायम कर दिया गया और ज़मींदारों को ही सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। इसीलिए तो ज़मींदार अंग्रेज़ों के हमेशा वफादार बने रहे और हमारे यहाँ के कृषकों का और बाकी जो गरीब वर्ग थे उनका शोषण करते रहे। और सबसे बड़े दुश्मन तो यही थे हमारे, और ये हमेशा अंग्रेज़ों के चाटुकार बने रहे और उनसे कभी दुश्मनी मोल नहीं लिया, क्योंकि इनको फ़ायदा था उससे। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। ये तो आप लोग नींद में भी सही बता देंगे, इतना तो विश्वास है मुझे कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, रैयतवाड़ी किसने लागू किया, महालवाड़ी किसने लागू किया। निश्चित तौर पर आप सभी को पता है कि यह कार्नवालिस ने ही 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया था। आगे बढ़ेंगे बच्चा लोग। हालांकि मैंने बताया था कि 1790 में इन्होंने स्टडी किया और फिर इन्होंने कुछ वर्षों के लिए 10 वर्षों के लिए पहले लगाया था, लेकिन फिर 93 में इन्होंने कहा कि नहीं 10 वर्ष नहीं बल्कि इसको अस्थायी कर देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए आसान है, नींद में भी बताएंगे सही कि भूरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने शुरू किया है भारत में। हेनरी दुदास ने, या अलेक्जेंडर रीड ने, या डेविड रिकार्डो ने, या माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत आसान है आप सभी के लिए। आप सभी को पता है कि दो ही लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, एक थे रीड और प्लस मुनरो। आप सभी को ये सब कुछ इकोनॉमी में पढ़ाया हुआ है। रीड और मुनरो यही दो इसके जनक हैं, कोई डाउट ही नहीं है। अगर याद है तो महलवाड़ी बंदोबस्त के जनक का नाम कमेंट कर सकते हैं आप लोग। देखिए क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के सशक्त दबाव के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से रूपांतरण हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अब आपको बताना है कि क्या है जो कि सही नहीं है अर्थव्यवस्था के तेजी से बदलाव के लिए। पहला है
19वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गई, जिसकी संरचना ब्रिटेन से तेज गति से विकसित होती औद्योगिक अर्थव्यवस्था द्वारा निर्धारित थी। फिर कह रहा है, इंग्लैंड में सस्ते भारतीय उत्पादों की बाढ़ ने अंग्रेजी वस्त्र उद्योगों को एक बार आघात पहुंचाया, और फिर क्या एक बड़ा आघात पहुंचाया। तीसरा कह रहा है, 19वीं शताब्दी में पारंपरिक भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पतन हुआ तथा वाणिज्यिक पद्धति के अनुरूप नई आर्थिक व्यवस्था बनी, यानी कि नई आर्थिक व्यवस्था बनी। और चौथा कह रहा है, कोई नहीं। अब बताएंगे बच्चा लोग, आपको क्या लग रहा है, आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर देना है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 का है कि क्या है जो कि सही हो जाएगा। बताएंगे क्या है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। और निश्चित तौर पे बच्चा लोग आपको बताना है कि क्या है जो कि सही नहीं है, रूपांतरण के लिए कौन सा जो सही नहीं है। तो क्या कह रहा है, पहला कि 19वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गई, जिसकी संरचना ब्रिटेन से तेज गति से विकसित होती औद्योगिक अर्थव्यवस्था द्वारा निर्धारित थी। ये तो बिल्कुल ही सही है। और दूसरा क्या कह रहा है, ये तो करेक्ट है, सही नहीं ये बताना है। इंग्लैंड में सस्ते भारतीय उत्पादों की बाढ़ से अंग्रेजी वस्त्र उद्योगों को एक बड़ा आघात पहुंचा। तो ये भी आपका क्या है, सही है कि इससे जो हमारे यहाँ के माल जाते थे ब्रिटेन में, उससे वहाँ के उद्योगों को आघात तो पहुँचा था, लेकिन फिर वहाँ पे संरक्षणवादी नीतियाँ ला करके क्या किया गया है, हमारे यहाँ की वस्तुओं पर बैन लगा दिया गया। ये चीज़ें ज़्यादा दिनों तक वहाँ पे चल नहीं पाई। और इसके बाद कह रहा है, 19वीं शताब्दी में पारंपरिक भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पतन हुआ। ये तो बिल्कुल ही सही बच्चा लोग। और आपका कोई नहीं तो होगा ही नहीं, आपका दूसरा जो है ना, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत चीन का एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था। आपको बताना है कि किस चीज़ का उत्पादक और निर्यातक देश है भारत 19वीं शताब्दी में। निश्चित ही बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। पहला है सूत। सूत मतलब आप सभी को पता है धागा, जो कि कॉटन के से बनाया जाता है या कपास से बनाया जाता है। और गेहूँ। दूसरे में कह रहा है चीनी तथा चावल। तीसरे में कह रहा है चीनी तथा अल्कोहल। और चौथे में कह रहा है लौह तथा इस्पात। बताएंगे बच्चा लोग कौन सी चीज़ों का निर्यात हम बहुत बड़े पैमाने पे करते थे चीन में, और वो भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 1875 के बाद। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग आप सभी को पता है, शुरुआती दौर से ही हम सूती कपड़े का निर्यात करते थे, लेकिन आगे चल करके हम क्या हो गए, कच्चे माल के निर्यातक हो गए। हमारे यहाँ के वस्त्रों का निर्यात रोक दिया गया, क्योंकि विदेशों में उस पर बैन लगाना शुरू हो गया, उस पर महंगे टैक्स कर दिए गए। इसी वजह से हमारे वस्त्रों का डिमांड घटते घटते समाप्त हो गया। लेकिन कच्चे माल के रूप में हमारे यहाँ से सूत यानी कि धागे और गेहूँ, इसका निर्यात जारी रहा, और वहाँ से वस्त्र बन के वापस आके हमारे मार्केट में सस्ते कीमतों में बिकता रहा। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, भारत में 1891 का कारखाना अधिनियम क्यों लागू किया गया था। क्या रीज़न था कारखाना अधिनियम के लागू करने का। पहला है भारत में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए। दूसरा कह रहा है भारत की उद्योगों पर आधारित शासकीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा है अंग्रेज उत्पादकों के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए। और चौथा कह रहा है ताकि भारतीय उद्योगों पर आधिकारिक राजनीतिक नियंत्रण किया जा सके। बताएंगे बच्चा लोग क्या रीज़न था जो आपका पहला फैक्ट्री अधिनियम 1891 का आया था। और ये आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे लिखी हुई लगभग आपको सभी बातें सही लगेंगी, लेकिन जो सबसे सही है वो है अंग्रेज उत्पादकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि इनको ऐसे अधिकार दे देना जिसके जरिए ये अपने यहाँ जो इनके यहाँ मजदूर वर्क करते थे इनके बागानों पे, उस पर ये नियंत्रण कर सके, उनको सज़ा भी दे सके, उनसे काम भी ले सके। तो उनको रियायतें देने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए लाया गया ये, यानी कि उनको यहाँ के मालिकों जैसा ही सेम अधिकार, जिसका उन्होंने भरपूर दुरुपयोग किया। तो ये आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चा लोग। बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी अस्थाई बंदोबस्त से है और आप लोग के लिए आसान है ये। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त के कार्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है पारंपरिक जमींदारों ने अपनी भूमि खो दी। क्या ये बात सही है कि जो परंपरागत जमींदार थे उनकी ज़मीनें खो दी गई।
दूसरा, जमींदारों द्वारा भू राजस्व अदा ना कर पाने का कारण यह था कि रैयतों द्वारा राजस्व अदायगी में चूक होती है। और तीसरा, कृषकों का एक नया समूह जोतदार प्रभावशाली हो गया था। और चौथा, कलेक्टर ने वैकल्पिक सत्ता केंद्र के रूप में जमींदारों को प्रतिस्थापित कर दिया था। और चौथा कह रहा है कि उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। और ये आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के कार्यक्रम के विषय में कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें सही हैं। पारंपरिक जमींदारों ने अपनी भूमि खो दी, यानी कि जो परंपरागत जमींदार थे वो धीरे धीरे नहीं समझ पाए नीतियों को, तो वो हट गए और उसमें से ज़्यादातर नए जमींदार आ गए। दूसरा भी सही है कि जमींदारों द्वारा भू राजस्व अदा ना कर पाने के कारण या मतलब यह था कि यानी कि अगर कोई ज़मींदार पैसा नहीं दे पा रहा समय से या राजस्व नहीं दे पा रहा, तो उसके पीछे क्या रीज़न था कि जो रैयत थे, किसान थे, वो समय से राजस्व अदाई करने में चूक जाते थे। यानी कि ये सीधे साधे ज़मींदारों के लिए है, तो ये भी सही है। तीसरा भी है, कृषकों का एक नया समूह जोतदार प्रभावित हुआ, यानी कि जो बिचौलिए होते थे, जो पैसा देते थे किसानों को टैक्स देने के लिए, उनकी ज़मीनें ले लेते थे, उनके पशु ले लेते थे, तो ऐसे जोतदारों का निर्माण हुआ इस वजह से। और चौथा भी सही है कि कलेक्ट्रेट ने वैकल्पिक सत्ता केंद्र के रूप में जमींदारों को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि एक नए नए वर्ग, नए नए नवाब, नए नए लोगों का प्रादुर्भाव हुआ जो धीरे धीरे करके जमींदारों की जगह लेते चले गए। इस तरह से आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए, 1793 के चिर अस्थायी बंदोबस्त के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा सही नहीं है। आज आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कौन सा है अस्थायी बंदोबस्त के बारे में जो सही नहीं है। अगर याद है तो कमेंट कीजिएगा। अस्थायी बंदोबस्त कितने प्रतिशत भूमि पे लागू था और महालवाड़ी बंदोबस्त कितने प्रतिशत भूमि पर लागू था भारत के। देखिए, पहला है चिर अस्थायी बंदोबस्त में भू स्वामित्व अधिकार जो है प्रेषकों में निहित होता था। अच्छा, प्रेषकों में निहित होता था, ठीक है। दूसरा है चिरस्थायी बंदोबस्त में भू स्वामित्व अधिकार जमींदारों में निहित होता था। यहाँ पे होगा बच्चा लोग कृषकों में, कृषकों, ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं कि दिमाग समझ में नहीं आता। तो पहला कह रहा है चिरस्थायी बंदोबस्त में भू स्वामित्व का अधिकार कृषकों में निहित है, और दूसरे में कह रहा है कि ये स्वामित्व जमींदारों में निहित है। तीसरे में कह रहा है कि जमींदारों को एक विशिष्ट तिथि तक लगान की एक निर्धारित रकम जमा करनी होती थी। और चौथे में कह रहा है कि चिरस्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को काफ़ी लाभ हुआ जबकि कृषकों को नुकसान हुआ। और आपको सत्य नहीं है ये बताना है, आपके लोगों के लिए बहुत ही आसान है। निश्चित तौर पे आप लोग ये बता सकते हैं, इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि चिरस्थायी बंदोबस्त जो है ये कृषकों में निहित नहीं है। यहाँ पे जो अधिकार हैं वो कृषकों को कहाँ मिले हैं बच्चा लोग, इनको मिले होते तब तो फिर कोई समस्या ही नहीं होती। तो आपका पहला सही नहीं है। हाँ, चिरस्थायी बंदोबस्त से भूस्वामियों को जमींदारों में निहित है, स्वामी तो इन्हीं के पास है। ये अपना जब तक पैसा देते रहेंगे समय समय पर, इनके अंडर में ज़मीन है, ये जिसको चाहे आवंटित करें और जिससे मन करे छीन लें। और जमींदारों को एक तिथि तक लगान देना होता था, ये भी सही है। और चौथा तो सही ही सही है कि जमींदारों को लाभ हुआ और कृषकों को हानि हुई थी। तो आपका पहला सही नहीं है कि इसके तहत जो कृषक है उनके पास स्वामित्व तो नहीं है, कृषकों का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता औपनिवेशिक भारत में रेल की नहीं है। इसमें से कौन सी एक औपनिवेशिक भारत के रेल की विशेषता नहीं है। पहला कह रहा है भारत में रेल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य के हित की रक्षा करना था। दूसरा कह रहा है 15% की गारंटी ब्याज पर ब्रिटिश पूंजी निवेश को आमंत्रित किया गया जो जरूरी होने पर भारतीय राजस्व से देय होगा। तीसरा कह रहा है निर्माण कार्य ने पारस्परिक या कहीं की पारिस्थितिकी को असामान्य कर दिया। और चौथा कह रहा है रेलवे के निर्माण को इस प्रकार नियोजित किया गया था कि यह आंतरिक बाजार को समुद्री बंदरगाहों से जोड़े, किंतु इससे आंतरिक बाजार नगरों के बीच अंतर संबंध मुहैया नहीं हुआ। कौन सा सही नहीं है बच्चा लोग, साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा सही नहीं है। आज की क्लास में ही आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। निश्चित तौर पे अगर आप कंसंट्रेट हैं तो आप बहुत आसानी से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं कि आपका दूसरा सही नहीं है, क्योंकि ये गारंटी इन्होंने 5% का नहीं 15% का नहीं दिया, बल्कि कितना दिया है,
5% का दिया है, यानी कि 5% की गारंटी ब्याज पर ब्रिटिश पूंजी निवेश को आमंत्रित किया गया था। आपका दूसरा सही नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं कि अपने साम्राज्य के हितों की रक्षा करना चाह रहे हैं और ये निर्माण कार्य ने क्या किया है, जो परिस्थितिकी है उसको असामान्य कर दिया है। ये भी आपका बिल्कुल सही है और बाकी आपका जो चौथा है ये तो बिल्कुल सही ही सही है कि ये सब समुद्री बाज़ारों को, समुद्री जो बंदरगाह हैं उनको मार्केट से और मार्केट को या महानगरों को बंदरगाहों से जोड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, 1760 और 1820 के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पद का प्रयोग किया? इसमें से कौन है जिन्होंने 1760 और 1820 के बीच में ब्रिटिश जो औद्योगिक विकास हुआ है उसके परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए पहली बार अंग्रेजों में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पद का प्रयोग किया? पहले है फ्रेडरिक एंगल्स, दूसरा है एरिक हाब्स बॉम, तीसरा है अर्नॉल्ड टायनबी और चौथा है जॉर्जेसम मिसलेट। बताएंगे बच्चा लोग, इनके नाम भी अजीबोगरीब होते हैं। आपके लिए ये क्वेश्चन नया हो सकता है, इसलिए इसको जो भी है इसको ध्यान दीजिएगा और पढ़ लीजिएगा बार बार। अर्नॉल्ड टायनबी का ये जो है उपयोग किया गया पद है, इसको ध्यान दीजिएगा, अर्नॉल्ड टायनबी। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के सामने ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारत की संपत्ति और संसाधनों के सुनियोजित नियंत्रण के तथ्य और आंकड़े रखे और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इन अफवाह के परिणामों की ओर जो है इशारा किया है? कौन है जो अंग्रेजों का जो घिनौना नीति है जिसकी वजह से यहाँ की संपत्ति और यहाँ के संसाधन विदेशों में जा रहे हैं और भारतीय कंगाल हो रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान ले जाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? पहले हैं भीकाजी कामा, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा महादेव गोविंद रानडे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है, हम लोग इसको इकोनॉमी में डिस्कस कर चुके हैं कि पहले व्यक्ति जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की तरफ, प्रति व्यक्ति आय की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था वो कौन थे? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया या पॉवर्टी इन इंडिया, ये सारी पुस्तकें इनकी हैं, बेहतरीन हैं ये पहले अर्थशास्त्री हैं भारत के। और अगर याद है तो बताइएगा इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी और कब कहा था कि भारतीय या प्रति व्यक्ति कितने रुपए का इन्होंने आकलन किया था और वो साल कौन सा था जिस साल इन्होंने ये आकलन किया था? इकोनॉमी में पढ़ाई हो बच्चा लोग, उम्मीद है कि याद होगा आप लोगों को सारी बातें। जैसे कि आपको मैंने बताया कि अस्थाई बंदोबस्त 19% लैंड पे लागू था, महालवाड़ी 30% लैंड पे लागू था, आप लोगों को याद भी है। और जो है दादा भाई नौरोजी ने कब किया था? 1867 ईस्वी में अपनी जो है रिपोर्ट दिया था, जब इन्होंने कहा कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ का इनकम होना चाहिए। 67-68 की घटना है ये। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन कौन सी है? इसमें से कौन सी देन है जो सबसे प्रभावी देन है दादा भाई नौरोजी का, और वो भी किसको? राष्ट्रीय आंदोलन को। बताएंगे बच्चा लोग। पहला है, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा था। दूसरा, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तीसरा, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की अवस्था पर सर्वोपरि जोर दिया। अब देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे भी बेहतरीन है, अपने आप में क्वेश्चन शानदार है और कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के आंदोलन को दिया गया सबसे प्रभावी देन कौन सा है? निश्चित तौर पे जिसके लिए वो इतिहास प्रसिद्ध है, जिसके लिए वो इकोनॉमी प्रसिद्ध है, वो क्या है? उनका आर्थिक शोषण और प्रति व्यक्ति इनकम निकालने की विधि। तो आपका पहला और पहला केवल और केवल सबसे ज़्यादा प्रभावी देन है उनका। निश्चित तौर पे बच्चा लोग, आप लोग इसमें कोई डाउट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, किस आयोग ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? कौन सा आयोग है जिसने कहा कि आप किस आधार पे अंग्रेजों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप इसके सवाल का जवाब दीजिए? तो ये समिति कौन है? पहला है मेस्टर्न समिति, दूसरा है लेटन समिति, तीसरा है दत्ता समिति, चौथा है बेलबी समिति। बताएंगे बच्चा लोग, कौन सी समिति ने दादा भाई नौरोजी पर से आर्थिक शोषण के मुद्दे पर क्वेश्चन किया था?
तो याद रखिएगा ये कौन है, वेल्बी समिति ने दादा भाई नौरोजी से ये प्रश्न किया था। ये अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है, इसको याद रखिएगा। जो ये लेटन समिति है ये केंद्र का कितना होना चाहिए हिस्सा और राज्य का कितना होना चाहिए भू राजस्व में, इसका निर्धारण करने वाले हैं, जैसे वित्त आयोग करता है। ये भी राजस्व से ही संबंधित है, इनका भी संबंध राजस्व से ही, मेस्टन समिति का। इस तरह से ये सारे लोगों को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का क्या परिणाम था? पहला है भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि। क्या ये बात सही है कि भारत में जो हाथ से बनी हुई चीज़ें थी उसका निर्यात में बढ़ोतरी हुई? दूसरा कह रहा है भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि। क्या ये बात सही है कि हमारे यहाँ भारतीय स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या बढ़ी? तीसरा, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। क्या ये बात सही है कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया, यानी कि खाद्यान्नों की जगह पे नकदी फसल उगाए गए? और चौथा, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। क्या नगरीय जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुआ है? अब बताएंगे बच्चा लोग काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, इकोनॉमी से रिलेट है ये, तो आप लोग इकोनॉमी वाला दिमाग भी लगाइए और हिस्ट्री वाला भी, कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का क्या परिणाम था। निश्चित तौर पे बच्चा लोग आप सभी को पता है कि क्या पहले तो क्या नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं कि भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि, हरगिज़ नहीं, ये सारी चीज़ें तो घट गई। कारखानों में भी वृद्धि नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ, कमी आया। नगरीय जनसंख्या बढ़ी नहीं बल्कि घट गई, क्योंकि कारखाने धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, तो जो काश्तकार थे, जो मतलब जो शिल्पकार थे, जो छोटे मोटे उद्योग चला रहे थे, वो सब गाँव की तरफ पलायन कर गए। कृषि क्षेत्र में कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, खाद्यान्नों की जगह पे नील, कपास, अफीम और ऐसे मतलब जो चीज़ों का उत्पादन किया जाने लगा, जो तत्काल बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। इसलिए आपका तीसरा सही है बच्चा लोग, बाकी बातें बिल्कुल सही नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन भारत में औपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? इसमें से कौन है जो भारत में औपनिवेशिकवाद के आर्थिक आलोचक हैं? पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है जी सुब्रमण्यम अय्यर, तीसरा है RC दत्त, चौथा है केवल एक और पांचवा है कि सभी। बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन है जो भारत के औपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक हैं, कि भारत में अंग्रेजों का रहना अच्छा नहीं है, ये नुकसान पहुंचा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को। याद रखिएगा ये सभी हैं, RC दत्त भी हैं, सुब्रमण्यम अय्यर भी हैं और दादा भाई नौरोजी भी हैं, ये सारे लोग हैं। चलिए बच्चा लोग अगला देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से आ गया, और ये आप लोग गलत नहीं करेंगे, इकोनॉमी में पढ़ा हुआ है आप लोगों का सब कुछ, इतने सारे ऑप्शन हैं। आप पहला देख लीजिए कौन सा सही है, आपको बताना है। पहला है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। क्या रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किसान सीधे लगान गवर्नमेंट को देते थे? दूसरा कह रहा है सरकार रैयतों को पट्टे देती थी। क्या ये बात सही है कि जो ज़मीन है वो पट्टे के रूप में रैयतों को मिलता था गवर्नमेंट के द्वारा? तीसरा, कर लगाने की पूर्व भूमिका सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण था। क्या लगान लगाने से पहले ज़मीन का सर्वेक्षण और मूल्य का निर्धारण किया जाता था? क्या केवल दो सही है या सभी सही हैं? बताएंगे बच्चा लोग रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में कौन सी बातें हैं जो सही हैं। निश्चित तौर पे आप लोगों ने पढ़ा है इकोनॉमी में अच्छे से, तो पता है कि सभी बातें बिल्कुल ही सही हैं। रैयतों को पट्टे दिए जाते थे, रैयत सीधे सरकार के कोष में पैसे को डालता था, लगान को लगाता था, और लगान की पूर्व भूमिका जो है निरीक्षण या निर्धारण या सर्वेक्षण करके किया जाता था। बाकी सभी बातें बिल्कुल सही हैं। देखिए फिर से आप लोगों का बेहतरीन प्रश्न है, आपका पढ़ा हुआ है इकोनॉमी के पोर्शन से। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी एक को सामान्य दिया इसके कारण कारकों के रूप में जोड़कर देखा जाता है। यानी कि सामान्यतः कौन सा कारण है कि कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त लागू करने से कानूनी विवादों की संख्या बढ़ गई थी? क्या रीज़न हो सकता है? पहला है रैयतों की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का आधिपत्य बनाना। तीसरा कह रहा है न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कोई नहीं। और पांचवा कह रहा है कि सभी। अब बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। निश्चित ही अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है, ये IAS में आया हुआ प्रश्न है बच्चा लोग, और आप लोग भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता रहें तो बहुत अच्छा है।
ये सभी रीज़न है बच्चा लोग। पहला देखिए, रैयतों की तुलना में ज़मींदारों की स्थिति अधिक सशक्त थी। हाँ, बिल्कुल सही है, ज़मींदारों की स्थिति ज़्यादा मजबूत है, किसानों की स्थिति बहुत कमज़ोर है। ज़मीन पे उनका कोई अधिकार नहीं है, वो बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। और दूसरा भी देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मींदारों को अधिपति बनाया था, बिल्कुल सही है, उन्हीं को मालिक बना दिया, वो जो चाहे करें, चाहे मारे पीटे, चाहे उनके साथ कुछ भी करे, दुर्व्यवहार करे या मदद करे। और तीसरा देखिए, न्यायिक पद्धति अधिक कार्यकुशल हो गई थी, न्याय व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान दिया गया कॉर्नवालिस के द्वारा, और इसीलिए तो इसे पुलिस प्रशासन का जनक और सिविल सर्विसेज का जनक और न्याय का जनक सब बना दिया गया। तो सही, जाहिर सी बात है, जब न्याय अच्छे से मिलेगा या सक्रिय रहेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैटर लेकर के वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि सुनवाई हो रहा है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, सभी सही हैं बच्चा लोग, याद रखिएगा 5वां नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, भारत के उपनिवेश के शासनकाल में होम चार्जेज भारत में संपत्ति दोहन के महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि होम चार्जेज का संघटक नहीं है? इसमें से कौन सा है जो होम चार्जेज में नहीं जोड़ा जाता था? आपको ये बताना है। होम चार्जेस में बहुत ज़्यादा पैसा भारत का जाता था। पहला है, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा है, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। और तीसरा है, भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। और चौथा है कि कोई नहीं। अब आपको बताना है बच्चा लोग, इसमें से कौन सा है जो कि होम चार्जेस में नहीं जुड़ेगा। देखिए, यहाँ पे कह रहा है भारत के उपनिवेश के शासनकाल में होम चार्जेज भारत के संपत्ति दोहन का प्रमुख अंग है, और इसमें से कौन है जो होम चार्जेज का संगठक नहीं है? तो देखिए, याद रखिएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये होम चार्जेज में नहीं जोड़ा जाता था, कि जो भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला जो निधि था उसको ये लोग होम चार्जेज में नहीं जोड़ते थे। दूसरा बिल्कुल सही है कि जो भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारी उनके वेतन पेंशन में जो पैसे लगते थे। और पहला भी सही है कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। याद रखिएगा बच्चों, इम्पॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बेहतरीन है, उम्मीद करेंगे आप इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे कि कैलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है, फल की एक किस्म है। दूसरा है, राजस्व अधिकारी है। तीसरा कह रहा है, भारत से यूरोप को निर्यात कपड़ा है। और चौथा कह रहा है, भारतीय नील है। कैलिको शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है। उम्मीद है कि आप लोग ये याद होगा आप लोगों को कि जो आपका कैलिको है ये क्या है? भारत से यूरोप में निर्यात किया जाने वाला एक तरह का कपड़ा है, वस्त्र है कैलिको। और जो वहाँ पे अधिनियम आया था, वस्त्रों के ऊपर जो टैक्सेशन बढ़ाए गए थे ताकि वहाँ पे वस्त्र इंडिया के महंगे हो जाए, उसको कैलिको एक्ट या कैलिको अधिनियम भी कहा गया था। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, ददनी प्रथा मैं आप लोगों को इकोनॉमी में पढ़ाई हूँ। ददनी प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, यह दक्षिण भारत में सती प्रथा का प्रचलित रूप था। दूसरा, यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित था। तीसरा, यह मुगल कालीन सामाजिक सुधार व्यवस्था थी। चौथा, यह मुगल राजस्व प्रणाली थी। याद होगा बच्चा लोग आप लोगों को, ददनी प्रथा मैंने बताया था बहुत ही गंदी प्रथा थी, जिसमें कृषकों को या कहिए कि जो शिल्पकार थे या जो कारीगर थे उनको अग्रिम पैसा दे दिया जाता था, एडवांस पैसा दे दिया जाता था कि आप, और मतलब उनसे लिखवा लिया जाता था या अंगूठे लगवा लिए जाते थे कि निर्धारित समय पे, निर्धारित कीमत में, निर्धारित मात्रा में आप वस्तुओं को उपलब्ध कराएंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो उनको बहुत मारा पीटा जाता था, दंडित किया जाता था, और इस वजह से पीड़ित होकर उन लोगों ने अपने अंगूठे तक काट दिए थे। ये सारी कहानी आप लोगों को पता है, सुना चुकी हूँ मैं इकोनॉमी की क्लास में। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई है? सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई है आपको ये बताना है। पहला है पटना, दूसरा गुजरात, तीसरा है पुणे और चौथा है अहमदाबाद। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सूपा विद्रोह से जुड़ा हुआ है। उम्मीद है कि आप लोग ये जानते होंगे कि सूपा विद्रोह क्या है। अगर नहीं पढ़ा है तब कभी बात नहीं है, आप ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पुणे ये याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये विद्रोह आपके लिए नया हो सकता है। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब की गई थी? मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब की गई थी आपको ये बताना है।
पहला है 1851, दूसरा है 1858, तीसरा है 1862 और चौथा 1859। बताएंगे बच्चा लोग, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब की गई थी? और ये आज का आपका आखिरी प्रश्न है। उम्मीद करेंगे आप लोगों को प्रश्न अच्छा लगा होगा और कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी, आप लोगों का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा और आप लोग धीरे धीरे कुछ सीख रहे होंगे। क्योंकि जो है आपकी हिस्ट्री है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इसमें हम आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया है कि हम छोटे बड़े हर प्रश्न को करवाएंगे बच्चा लोग, और ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, 1859। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन सेशन के साथ। और आप लोगों के प्यार, सहयोग और साथ के लिए आप सभी को बहुत 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 ढेर सारा धन्यवाद और ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच।